जी नमस्कार नीरज जी। नमस्कार। जन सरोकार मंच पे आप दोनों का स्वागत है। आवाज नहीं आ रही है। तो आज आपकी आवाज बंद है। तो हम लोग मैम अब नीरज जी के साथ एक अच्छी बातचीत होगी उनकी बच्चों पे लिखित कहानी पे और साथ ही बाल साहित्य पे। मैम आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है जन सरोकार मंच पे। अच्छा, एक अंततः जी नीरज जी शुरुआत करें आप। हाँ जी, बाल साहित्य की जो पुस्तक है जादू पेन, उसका आपने अनुवाद किया है हिंदी में। राजस्थानी की एक बाल कृति है, उसके बारे में हम आज बात करते हैं। जी। बाल साहित्य पर ये जो चुनाव है आपका, वो कैसा रहा, क्या रहा, हम इस पर बात करेंगे। आपके अनुवाद के अनुभव भी आप बताएं, साझा करें। और बाल साहित्य जो इन दिनों लिखा जा रहा है उस पर भी हमारी चर्चा रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरुआत करें। पहले तो आप बताएं कि आप बाल साहित्य लिखते हैं, तो आप क्यों लिखते हैं, बच्चों के लिए क्यों लिखते हैं आप? बड़ों के लिए भी कुछ बाल कहानियां लिखी हैं, लेकिन वो कहने पर, आग्रह पर। अपने तौर पर मैं कभी नहीं लिख पाई बाल साहित्य। बिल्कुल, मैं मानता हूँ बच्चों के लिए या किसी भी प्रकार का जो लेखन है वो एक गॉड गिफ्ट की तरह है। अगर आप और हम ये चाहें कि अभी कागज कलम लेके बैठ जाएं और कुछ लिखें, तो बहुत अभ्यास से कुछ लेखक ऐसा लिख भी लेते हैं। कुछ लेखकों के बारे में ऐसा भी सुना जाता है कि वो राइटिंग टेबल पे बैठते हैं और चालू कर देते हैं लिखना, उनका लिखना संभव हो जाता है। मेरे साथ प्राय ऐसा नहीं हुआ, या ऐसा कह सकता हूं कि मेरा ऐसा अभ्यास नहीं रहा है। मैंने अलग अलग समय में अलग अलग विधाओं में रचनाएं की है। और जहां तक बाल साहित्य का सवाल है, तो मैं बाल साहित्य अगर स्मरण करता हूं तो सन 1990 से पहले मेरी ये शुरुआत हुई। और उस समय राजस्थानी में लिखता था, और माणक नाम की एक जो मासिक पत्रिका हमारी राजस्थानी की, उसमें मेरी कुछ बाल कहानियां छपी। उस समय इस प्रकार किताब की कोई परिकल्पना नहीं थी, और वो एक युवा लेखक के रूप में बाल साहित्य से मैं जुड़ा। अगर मैं स्मरण करता हूं कि मैं बाल साहित्य से कैसे जुड़ा या क्यों जुड़ा, राजस्थानी में लिखना तो एक मिशन के तौर पे रहा। मैंने पहले भी इस बारे में बताया है मित्रों को, इस प्रकार के साक्षात्कार में भी कहा है कि मेरे पिता थे सांवर दैया, उनके कारण से जो पारिवारिक माहौल मिला लिखने पढ़ने का, उससे मैं लेखन की ओर प्रवृत्त हुआ। और मैं संभवतः माध्यमिक कक्षाओं का विद्यार्थी रहा। उस समय कन्हैयालाल सेठिया का जो राजस्थानी भाषा प्रचार आंदोलन था, उससे बहुत प्रभावित रहा। और उसी समय हमारे राजस्थानी के वरिष्ठ लेखक रावत सारस्वत जी और श्रीलाल नथमल जोशी जी परीक्षाएं करवाते थे, उनसे मैं जुड़ा। तो ये एक पृष्ठभूमि थी कि राजस्थानी साहित्य से मैं जुड़ा। और साथ ही साथ में हमारे स्कूल में हमारे खेल शिक्षक हुआ करते थे, जो खेल कालांश में राजस्थानी की रचनाओं का पाठ सुनाते थे। मैंने एक बहुत युवावस्था में कक्षा 9-10 का विद्यार्थी रहा होऊंगा, तब मैंने अन्नाराम सुदामा को उनके मुख से सुना और उनकी तरफ आकर्षित हुआ। घर में बहुत सारी किताबें होना, स्कूल में एक लेखन का और एक अच्छा माहौल होना, लाइब्रेरी का आकर्षण होना, ये सब कुछ ऐसे घटक रहे कि मैं 1, 2, 3, 4, 5 कुछ बाल कहानियां लिखता चला गया। और माणक पत्रिका में जब छपी बाल कहानियां चित्रों के साथ में, तो जाहिर है मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। और उसके बाद ये सिलसिला रहा कि किताब छपाई जाए। लेकिन ये जो जादू पेन किताब है, उसका प्रकाशन बड़ा संघर्षमय रहा। एक प्रकाशक महोदय को किताब दी गई, लेकिन वो समय पर नहीं छपी। पहले ऐसी योजना थी कि जो माणक पत्रिका में चित्र छपे हैं
उन चित्रों के साथ में इस किताब को छापा जाए। काफी समय तक पड़ी रही, नहीं छपी। नई सदी आ गई, उसके बाद भी नहीं छपी किताब। फिर बीच में एक प्रकाशक ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि इस कहानियों को 2 पार्ट में करके 2 किताबें छापेंगे। मैंने कहा ये भी अच्छा, एक नए साइज में उन्होंने किताब तैयार की चित्रों के साथ में। और लेकिन संयोग रहा कि इस किताब का प्रकाशन तब भी नहीं हुआ। इस किताब का प्रकाशन 2012 में हुआ और संभवतः इसका कवर जो है बहुत पहले बन गया था। एक चित्रकार थे, उनसे मेरा संवाद था, उसी के तहत उसका कवर बन गया और किताब 2012 में प्रकाशित हुई। जी प्रीतपाल जी। यानी आपने लिखना तो बच्चों के लिए बहुत पहले शुरू किया, लेकिन इस किताब का प्रकाशन, इसके अलावा भी और भी कहानियां होंगी आप बच्चों के लिए जो आपने लिखी हैं, या सभी कहानियां इसमें आ गई हैं? नहीं, मैं ऐसा आपको बताना चाहता हूं कि एक लेखक की पृष्ठभूमि में ये जो प्रकाशन है उसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। कुछ प्रेरणाएं रहती है। मानक के कारण से, पत्रिका के कारण से मैं लिखता चला गया, लेकिन राजस्थानी में पत्र पत्रिकाओं का अभाव था और एक युवा लेखक को प्रकाशन के स्तर पर जिस प्रकार का जूझना पड़ा, इस किताब के साथ में जो त्रासदियां घटित हुई, उसके साथ जीवन में एक त्रासदी ये हुई कि मेरे पिता जो है 1992 में उनका निधन हो गया और मैंने उनके निधन के बाद ये तय किया कि मैं 5-6 साल तक उनका जो काम है उसको प्रकाश में लाने का प्रयास करूंगा। तो मैं अपने लेखन को छोड़कर उस काम में लगा रहा। उसमें मेरा लिखना पढ़ना सब कुछ बंद रहा, केवल और केवल जी उनका साहित्य तो बहुत जाना माना है। मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं नाम बहुत सुना है उनका, सांवरदैया का। तो बीकानेर रही हूँ इतने साल, तो जानती हूँ। अच्छा, आपने जब इसको अनुवाद की बात सोची तो मेरा नाम कैसे आया, मैं ये जानना चाहती हूँ। हालांकि आपको मालूम पता नहीं होगा कि मैं राजस्थानी भाषा जानती हूँ। नहीं, आप बीकानेर की हैं, राजस्थानी समाज से, घर परिवार से, पूरे माहौल से जुड़ी हुई हैं और आपका लंबा अनुभव है। आपके बहुत सारे जानकार परिचित मित्र बीकानेर में हैं और आपका एक लंबा करियर रहा है जो युवाओं के लिए प्रेरणास्पद भी रहा है। ये किताब जो है 2012 में प्रकाशित हुई। कवि प्रकाशन, शशि प्रकाशन के जो हमारे मित्र बिस्सा जी हैं, उन्होंने इसको प्रकाशित किया और संयोग से 2014 में इसे साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये किताब अपने समय में छप जाती तो ये पुरस्कार नहीं मिलता और हो सकता है आगे कुछ और बाल साहित्य की पुस्तकें आती। तो एक बहुत बड़ी त्रासदी मेरे साथ ये हुई कि मेरा बाल साहित्य लेखन बहुत कम मात्रा में रहा। कह सकते हैं कि इस किताब में जो 10 कहानियां हैं जो आपने अनुवाद की हैं, उनके बाद मैं बहुत कम लिख पाया और कविता में, कहानी में, अनुवाद में और कुछ प्रकाशन में, दूसरी व्यस्तताओं में अलग अलग क्षेत्रों में काम करता रहा, संपादन का भी काम किया। फिर एक समय ऐसा आया जब साहित्य अकादमी की एक योजना बनी कि 2010 में साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य के प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार आरंभ किया। राजस्थानी में हमारे कई लेखकों को बाल साहित्य पुरस्कार मिला और उसमें ये एक समय ऐसा आया कि हर एक भाषा से एक किताब का चुनाव होना है और उसको भारत की अलग अलग भाषाओं में अनुदित किया जाना है। संयोग से हमारे राजस्थानी भाषा के संयोजक ने इस किताब को चुना और इस किताब का और हर प्रत्येक भाषा से एक एक किताब को चयनित किया गया है, उसका अनुवाद अलग अलग भाषाओं में होना है। तो उसी के तहत इसका हिंदी अनुवाद जो है आपके नाम आया और आपने उसका हिंदी अनुवाद किया। अभी जी बिल्कुल, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और उन मित्रों को भी जिन्होंने मेरा नाम सुझाया। अभी कुछ दिन पहले बात हो रही थी तो मैंने जब ये चर्चा हुई कि मैंने राजस्थानी की कहानियों का अनुवाद किया है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा आपको राजस्थानी आती है तो ठीक है, राजस्थानी तो बहुत कुछ हिंदी से मिलती जुलती है। मैंने कहा देखिए ऐसा है कि अनुवाद सिर्फ शब्दों का नहीं होता है। अनुवाद आप तब कर सकते हैं जब आप उस संस्कृति को जानते हो, उस
आप उस माहौल में रहे हों, मुहावरे होते हैं और फिर वो जो एनवायरनमेंट, जो वातावरण होता है, उसकी बातें होती हैं। अगर आप, और बाल कहानियाँ तो अगर आपने बचपन वहाँ गुज़ारा है तो आप उन चीज़ों को समझ सकते हैं, वरना आप नहीं समझ सकते। अनुवाद तो ये थोड़ी होता है कि भैया वो किसी लेटर का अनुवाद तो है नहीं कि शब्द उठाए और शब्द लगा दिए। कहानी या कविता का तो और भी मुश्किल होता है। कहानी का अनुवाद तो पूरा वातावरण समझ के, और तब इसमें भी मुझे 3 जगह मुझे इसमें दिक्कत आई, क्योंकि बहुत गूढ़ मुहावरा था जो मैंने नहीं सुना था। और चूँकि मैं बीकानेर भी रही हूँ, मैं उदयपुर भी रही हूँ, जोधपुर, तीनों जगह मेरी पढ़ाई हुई है। तो सबसे मुझे लगता है मेवाड़ी सबसे ज़्यादा मुश्किल है जो उदयपुर की है। वो मैं तब बोलने भी लग गई थी, लेकिन अब बहुत साल हो गए तो शायद मैं काफ़ी कुछ भूल चुकी हूँ। बीकानेर तो मैं बहुत साल रही हूँ, तो बीकानेर की जो राजस्थानी भाषा मुझे बहुत अच्छे से आती है और मैं बोल भी लेती हूँ। लेकिन कुछ शब्दों में मुझे दिक्कत नहीं हुई, लेकिन 2 मुहावरों में मुझे दिक्कत हुई और मुझे पूछना पड़ा, फिर मुहावरे का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ा कि मुहावरा किस तरह से होता है। तो मेरे लिए ज्ञानवर्धक रहा आपकी पुस्तक को अनुवाद करना। जी, धन्यवाद। और इसमें और भी बहुत सी बातें रहीं कि जैसे कुछ कहानियाँ, अब जैसे जादू और पेन ही, आप कैसे छोटी-छोटी चीज़ों को उठाते हैं। 2 बच्चे हैं जो, वो कहता है कि नहीं तू करता क्या है? तू क्या जादू करता है कि तेरे इतने अच्छे नंबर आते हैं? और मैं बताऊँ, मैं इस कहानी के साथ मैं इतना रिलेट इसलिए कर पाई कि मेरा बचपन इस त्रासदी से गुज़रा है कि मैं क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी और मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाकू नहीं थी। बस ये था कि स्कूल का काम रेगुलर करते, स्कूल से आए, होमवर्क किया, उसके बाद गाने सुने, खेले और सो गए। लेकिन क्लास में पूरा ध्यान रहता था और जो टीचर्स बताती थी सुनते थे, और जब एग्ज़ाम होते थे अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम देते थे। तो अब उसमें मेरा दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें कि मेरी माँ जो है वो अफ़सर थी शिक्षा विभाग में। तो जो आस-पास जो बच्चे थे, उनका ये कहना था कि चूँकि इसकी माँ अफ़सर है, इसलिए इसको ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं। तो ऐसे इसी तरह से ये जादू का पेन है, तो कि तेरे पास ज़रूर कोई जादू है जिससे तेरे नंबर अच्छे आते हैं। तो बच्चा अच्छा उसको घुमाता है कि मेरे पास तो जादू का पेन है, तो ये तू ले जा। तो फिर आप उस कहानी में समझाते हैं कि नहीं, पेन जादू में नहीं है, पेन दिमाग में है जो इस्तेमाल करना है। और मज़ेदार बात ये है कि मैं मतलब एक मेरे सहपाठी थे, क्या हैं, अब भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं वो, आपके जयपुर में ही रहते हैं। आज तक उनको ये, मतलब बचपन से लेके आज तक उनको ये बड़ा विश्वास है कि मेरे नंबर उनसे ज़्यादा, हम दोनों में कॉम्पिटिशन रहता तो वो हमेशा सेकंड आते थे, मैं हमेशा फर्स्ट आती थी। और उनका ये था कि आज तक वो अपने बच्चों से भी कहते हैं, अभी भी पिछले दिनों मिलना हुआ, मैंने कहा देख लो, ये आज भी कह रहा है कि मेरी जो है नंबर मेरी वजह से नहीं, मेरी माँ की वजह से आते हैं। तो खैर फिर अब वो इस बात को मानते हैं कि नहीं तुम्हारे नंबर तुम्हारी वजह से ही आते थे। लेकिन बच्चों में इस तरह की जो कहते हैं ना, जेलसी कहें, जलन कहें या प्रतियोगिता की भावना बहुत रहती है और आपने उसको बड़ी बारीकी से पकड़ा है। एक वो है कि जैसे वो एक टीचर से वो गेस्ट पेपर लेने जा रहा है, वो कहानी बड़ी ज़बरदस्त है, थोड़ा बताइए उस कहानी के बारे में। ये असल में जो कहानियां हैं, मैं ये सोचता हूँ कि जो मेरे बचपन की कुछ स्मृतियां हैं और कुछ सच्चाइयां हैं और कुछ उसमें कल्पना का मिश्रण भी है। वो जिस कहानी का आप जिक्र कर रहे हैं, हमारे युवा पीढ़ी में गेस्ट पेपर का एक बहुत बड़ा प्रचलन चला और कुछ हद तक अब भी है कि पहले से परीक्षा के जो प्रश्न है मुख्य, उनको बता दिया जाए कि ये संभावित है, ये आने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बच्चों में जिस प्रकार का पढ़ाई का क्रम होना चाहिए, जो ज्ञान के लिए उनकी जिज्ञासा होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, वो नहीं होती है। मेरे कुछ ऐसे अनुभव रहे, वो कॉलेज लाइफ में भी रहे और उससे पहले भी रहे। तो मैंने उन सारे अनुभवों में कुछ ऐसे अनुभव चयनित करके इन कहानियों की पृष्ठभूमि कह सकते हैं, आप कथा वस्तु कह सकते हैं, निर्मित की और कुछ ऐसी चीजें उसमें आई। ये कहानी ऐसे विद्यार्थी पर है जो गेस्ट पेपर के हिसाब से तैयारी करता है और फिर उसके बाद में गेस्ट पेपर जो है वो आता नहीं है उस पेपर में और वो अंक अच्छे ला नहीं पाता है। तो जीवन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं
जो वर्तमान समस्याएं हैं वो साहित्य में चित्रित हो। इससे पहले का जो हमारा राजस्थानी साहित्य है उसमें परियों की कहानियां, राजा रानियों की कहानियां, पशु पक्षियों जानवरों की कहानियां, ऐसी कहानियां बहुत मात्रा में है और लोक कथाएं हैं, उनका भी अपना एक महत्व है। लेकिन जैसे जैसे साहित्य समय के साथ नवीन और आधुनिक होता चला जाता है, हमें देश और दुनिया के जो साहित्य के बदलाव है उनको देखने पड़ते हैं, कुछ स्वीकार करने पड़ते हैं और अपने साहित्य को भी उस दौर में लेके जाना होता है। तो ये निश्चित रूप से उस समय जब मैं लिख रहा था तो मेरी ऐसी मानसिकता रही कि मैं कुछ ऐसी कहानियों को बाल पाठकों के सामने रखूं जिनसे वे खुद जुड़ सके, लगे कि ये अनुभव उनके खुद के हैं। अगर उन कहानियों को मैं अपने अनुभवों को इस रूप में रच सका, उसकी भाषा, उसका जो निर्माण है कहानी का, वो निश्चित रूप से बहुत सहजता से हुआ है। और अगर आज की तारीख में मैं उसी कथानक को लेकर दोबारा से बहुत ज्ञानी बनकर कहानी लिखना आरंभ कर दूं तो मैं सोचता हूं कि लिख नहीं पाऊंगा। कहानी एक दबाव के तहत कह सकते हैं, एक अंतः प्रेरणा के तहत कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि कुछ ऐसा हुनर होता है, कुछ ऐसा जादू होता है, कुछ लेखक के जीवन में ऐसा समय होता है कि वो उसको लिख पाता है। और निश्चित रूप से जो मांझना है, जो परिष्कृत करना है भाषा के स्तर पर, कुछ बहुत सारी काटछाट भी करनी पड़ती है, वो भी धीरे धीरे आती है। लेकिन ये जो कहानियां जादू पेन में है वो एक ऐसे युवा लेखक की आरंभिक लेखन की कहानियां है जिसमें जितना अनगढ़पन और जितनी सहजता है उतनी सहजता बाद में मैं रख नहीं पाया, इसलिए मैं बाल कहानियां बहुत कम लिख पाया। उसके बाद एक घटनाक्रम पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। जैसे राजस्थानी भाषा के बारे में आपने कहा, हमारे मित्रों ने बहुत सारे शुभचिंतक होते हैं, जो शुभचिंतक होते हैं वही ऐसे छुरे घोंपते हैं कि उससे बड़ा दर्द होता है, पीड़ा होती है। उन्होंने कहा कि राजस्थानी में लिख ली और आपको पुरस्कार मिल गया, ये क्या है? बहुत सरल है, सहज, बहुत कम लिखने वाले आपने लिखा और आप अंधों में काना राजा हो गए। कितने बताइए, 10 20 30 किताबें आई हैं। तो मैंने कहा लेखक किसी भी भाषा में लिखे वो लेखक होता है और उसका लिखना होता है। तो उसके बाद में मैंने 2-4 कहानियां ऐसे पीड़ाजनक अनुभवों के बाद हिंदी में लिखी, और एक कहानी जो है गुलाब जामुन का पेड़ नाम से नंदन में प्रकाशित हुई और उसके बाद में वो हिंदुस्तान टाइम्स में छपी। मैंने पढ़ी, वो छपने के बाद जी वो छपने के बाद जो पत्रिका आई तो मैंने एक पत्रिका बाजार से खरीदी और मैंने जिस मित्र ने मुझे ऐसे कहा था, मैंने कहा ये देखो इसमें छपी है। तो ये जादूर पेन के बाद एक प्रयास था। उसके बाद में एक स्नैक चार्मर नाम से एक कहानी बाल पत्रिका में छपी, बाल वाटिका में छपी कहानी, 2-4 कहानियां और छपी। लेकिन मैं इस क्रम को जारी रखना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि हिंदी में और राजस्थानी में एक बाल कहानी संग्रह और प्रकाशित हो। जिस विधा में आपको सम्मान मिलता है उस विधा के प्रति आपका दायित्व होता है। लेकिन क्या ये लेखक के रूप में इतना सहज है? आप भी लिख रही हैं, आपने भी बाल कहानियां लिखी है, फिर उपन्यास में आ गई, कविता में आ गई, कहानियों में आ गई, कुछ और में आ गई। तो ये ऐसा घटनाक्रम लेखक के जीवन में होता है कि उसका कुछ सायास नहीं होता है। वो चाहता है लेकिन चाहकर भी बहुत सारी चीजें हो नहीं पाती। लेकिन निश्चित रूप से इस किताब का जो आपने अनुवाद किया है, अनुवाद की जो किताब आएगी और हमारी जो चर्चा हो रही है, मैं सच्चे मन से हार्दिक इच्छा के रूप में अपनी ये प्रकट करता हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरी बाल कहानियों का एक संग्रह राजस्थानी में आए और हिंदी में भी आए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि अनगढ़ कहानियां, ये कहानियां अनगढ़ नहीं है। ये चीज आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ये कहानियां जो है ना बच्चों के लिए हैं और बच्चे इससे रिलेट कर सकते हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, जब मैंने ये कहानियां आप लिखने ट्रांसलेशन करने से पहले मैं तो पढ़ती हूँ पूरी चीज, उसके बाद उसको 1 बार 2 बार पढ़ के उसको पूरा आत्मसात करके उसके बाद फिर मैं अपनी भाषा में लिखती हूँ। तो जब मैंने पढ़ा उसको तो मुझे लगा कि ये तो नीरज दहिया, ये तो बच्चा जो है वो नीरज दहिया है।
वो बच्चा खुद है, उसने सारी चीजें, अब वो जो लड़ाई हो रही है उसमें कौन सा बच्चा नीरज दहिया, ये मैं, क्योंकि मैं आपको उस तरह से नहीं जानती, लेकिन जो आपको जानते हैं वो बता सकते हैं कि कौन सा बच्चा नीरज दहिया है इसमें। हाँ, और बहुत जगह आप उसमें हैं, और वो आपके बचपन के अनुभव हैं। मैंने कहानियां लिखी, मैंने डिमांड पर लिखी बालमन की कहानियां, और मैंने 3 या 4 कहानियां लिखी हैं कुल मिलाकर, और वो चारों मेरे व्यक्तिगत अनुभवों पर है, मेरे बच्चे के अनुभव या बच्चे के किसी दोस्त के अनुभव। मेरे मुझे याद है कुछ अनुभव हैं, हो सकता है आगे मैं और लिखूं बाल कहानियां, लेकिन मैं इनकी तरफ आई नहीं। अपने तौर पर मुझे नहीं कभी हुआ कि मैं बच्चों के लिए लिखूं, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी कहानी एक तो विस्तार ले जाती है, और बच्चों की कहानी भी मैं लिखती हूँ तो उसमें बहुत मुझे काटना पड़ता है, छांटना पड़ता है, क्योंकि मेरी कहानी वो एक फ्लो में चलती है, और बच्चे जो है ना वो उस तरह से उस रिलेट नहीं कर पाते। आमतौर पे छोटा बच्चा अगर 5-6 साल का है, साथ जिसको पढ़ के सुनानी है तो वो गुम हो जाएगा उसमें। उसको इसी तरह की आप अनगढ़ मत कहिए, उसको शब्द, छोटे वाक्यों में छोटे इंसिडेंट्स की कहानियां चाहिए जिसमें वो एकदम से घुस जाए और समझ पाए उसको कि क्या कहना चाह रहे हैं। और मैं चूंकि न तो मैं किसी तरफ नहीं गई, ना मैं कहानी की तरफ, ना उपन्यास, मेरा सब कुछ लगा चलता ही रहता है। कभी कविता आ जाती है, कभी कहानी आ जाती है, अभी उपन्यास चल रहा है, उपन्यास के बीच में कभी कोई कहानी भी आ जाती है, तो सब कुछ चलता है। कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है कि जिसकी कहानी ही बन सकती है तो एक कहानी बन जाती है। कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है कि अब जैसे जिस पर मैं काम कर रही हूँ वो एक उस पर उपन्यास ही लिखा जा सकता था, उस पर कहानी नहीं बन सकती। तो ये इस तरह की बातें होती हैं। और बालक बच्चों की कहानी मैं और लिखना चाहूंगी, लेकिन वो आपकी तरह मैं मतलब आप उसे अनगढ़ कहते हैं, मैं कहती हूँ उसको उस तरह से कहानी गढ़ना, बच्चे के लिए कहानी गढ़ना बहुत मुश्किल काम है। जैसे आपने जिक्र किया गुलाब जामुन का पेड़, ऐसी उम्दा कहानी है वो, मैं बताऊं वो अंतरराष्ट्रीय स्तर की कहानी है। उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, नहीं वो बहुत बेहतरीन कहानी है। मैं वो कहानी पढ़ के मैं जैसे कहते हैं स्टन्ड रह, मैं बैठ ही रही कि इतनी खूबसूरत बच्चे की कहानी, और बच्चे इस तरह की बात करते हैं। मुझे अपना याद है, मैं छोटी थी तो मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग विश्वास था कि केले जो हैं वो फैक्ट्री में बनते हैं, और मेरा विश्वास कोई डिगा नहीं, वो सबने समझाया, मैंने कहा नहीं ये एक जैसे होते हैं, आप एक गुच्छा लो, सारे के सारे एक जैसे होते हैं, ये तो फैक्ट्री में बनते हैं। आप एप्पल अलग अलग साइज के होते हैं, आम अलग अलग साइज के होते हैं, केले तो चिपके हुए होते हैं, एक जैसे लगे होते हैं, ये तो फैक्ट्री में बनते हैं। तो हमारे पापा जी वहाँ गंगानगर में तो केले के पेड़ वगैरह अब होते हो तो मैं नहीं जानती, उस वक्त नहीं थे। तो पापा जी के एक दोस्त थे, उनके यहाँ केले के पेड़ थे, तो मालूम हुआ तो पापा जी मुझे उनके स्पेशली उनके यहाँ लेके गए। और आप सोचिए मैं शायद 5-1 साल की रही होंगी, मैं इतनी डिसअपॉइंटेड हुई उसको देख के, मतलब जैसे होता है ना कि आप बिल्कुल धाराशाही, आपका जो विश्वास था वो डिग गया कि अरे ये तो वाकई पेड़ पे लगते हैं। तो बच्चों की दुनिया बड़ी विचित्र होती है, आप उसको बड़ी बारीकी से पकड़ते हैं, बहुत बारीकी से पकड़ते हैं। अब हमने चॉकलेट के पेड़ और वो चॉकलेट के फिल्में देखी हैं, आपने भी देखी होंगी, हॉलीवुड कैसी फिल्में बनाता है चॉकलेट के नाम पे, और हमारे यहाँ भी कहानियों में कि चॉकलेट के पेड़ है, लेकिन गुलाब जामुन का पेड़ कभी किसी ने सोचा भी नहीं। और आपने ऐसी खूबसूरती से उसका बयान किया, और कैसे वो बच्चा उसको इंजेस्ट करता है और कैसे वो निकल के आती है बात, बहुत खूबसूरत कहानी है वो जी। तो आप लिखिए और लिखिए बच्चों की कहानी, हम तो चाहते हैं कि आप और लिखिए। मुझे ऐसा लगता है कि बाल साहित्य लेखन में जो विभाजन और विभेद है वो पर्याप्त अच्छे ढंग से आलोचना के स्तर पर होना चाहिए। हाँ, मैं बताऊं आपको, जैसे है ना कि मेरी इस बात पे कई बार बहस होती है कि मुझे शुरू में ना जब मेरी कहानियां हंस में छपी तो वो 2-3 कहानियां, पहली कहानी छपी एक औरत 1996-97 की बात है, तो मुझे, और उस वक्त राजेंद्र यादव जो है उनका वो एक स्त्री विमर्श का वो एक नया चल रखा था, तो स्त्री विमर्श की कहानियां, तो फिर मैंने अगली कहानी उनको भेजी पगडंडी, जिसमें कहीं स्त्री विमर्श नहीं है।
तो मुझे ये जो तगमे हैं ना, इनसे मैं बड़ी घबराती हूँ कि भैया मैं स्त्री विमर्श की लेखक नहीं हूँ। और मैं साफ कहती हूँ, कोई कहता है, मैंने कहा देखिए मेरी कहानी में आपको स्त्री विमर्श मिल सकता है, आप ढूंढ लीजिए, आपको मिलता है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं स्त्री विमर्श या पुरुष विमर्श या बालक विमर्श सोचकर नहीं लिखती हूँ। एक कहानी जहन में आई, उसको बढ़ाते हैं, लिखते हैं। कौन सा विमर्श है ये तो समीक्षक तय करेंगे, मेरा काम नहीं है ये। अगर लेखक तय करने लगेगा कि मैंने इस विमर्श पे कहानी लिखनी है, तो क्या कहानी लिखेगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं तो ऐसे नहीं लिख सकती, हो सकता कोई लिख सकता हो। तो ये बाल विमर्श की कहानी, आप में सलाहियत है उसको लिखने की, आप लिख सकते हैं। और उसको पकड़ना, बाल विमर्श के लिए कह सकते हैं कि ये एक खास तरह का विमर्श है, ये यूं नहीं कि किसी कहानी में ढूंढा जा सके, इसके लिए एक खास तरह की कहानी आप लिखते हैं। ये एक ऐसा विमर्श मुझे लगता है कि जो बिल्कुल अलग तरह का विमर्श है, कि बच्चों की कहानी या बाल विमर्श आप उसको कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे ये बात साझा करना चाह रहा था कि बाल साहित्य में जो शिशु साहित्य है, बहुत छोटे बच्चों का साहित्य है, वो कुछ अलग ढंग का होता है। फिर बाल साहित्य में एक श्रेणी है किशोर साहित्य, वो एक अलग प्रकार का है। तो जब एक बाल साहित्यकार कुछ बड़े स्तर पर चिंतन करता है अपनी रचना को लेकर या अपने आने वाली रचना को लेकर, तो उसके सामने कई प्रकार की चुनौतियां हैं जो भाषा को लेकर है। जो आरंभिक पाठक है बाल साहित्य के, जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, उनका जो भाषा ज्ञान है, शब्द ज्ञान है, वो अलग है, उनकी जो समझ है वो अलग है। उसके बाद जो बच्चे हैं कक्षा 6 से 10 मान सकते हैं आप, उच्च प्राथमिक स्तर के या माध्यमिक स्तर के, तो यहाँ जो हमारे शिक्षा व्यवस्था में जिस प्रकार की श्रेणियां बनी हुई है, बाल साहित्य में ऐसी कोई श्रेणियां या सीमा रेखा नहीं है। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि बाल साहित्य जिस प्रकार विधाओं का बंटवारा किया गया है, उसी प्रकार विशेष रूप से बाल साहित्य में आयु वर्ग के हिसाब से भी कुछ ऐसा साहित्य लिखा जाना चाहिए। लिखा भी गया है, लेकिन उसको और व्यवस्थित ढंग से मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है। अगर एक 5वीं क्लास के बच्चे के लिए हम कुछ लिख रहे हैं, तो जाहिर है उसकी भाषा और उसका जो बोध है वो कुछ अलग प्रकार का होगा। उससे थोड़ी और ज्यादा जब मानसिकता परिपक्व हो गई है, वो मैच्योरिटी में आ गया है, तो उसकी अलग होगी। और वर्तमान समय में जो चुनौतियां हैं, बच्चे जिस प्रकार का अनुभव कर रहे हैं, ये मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा जिस युग में हम पहुंच चुके हैं, उसमें हमारे जो बाल पाठक है बहुत मैच्योर हो चुके हैं। वो पहले जैसे सीधे साधे भोले बच्चे हैं और टॉफी से बहल जाए, ऐसे नहीं है। उनके सामने आर्थिक विमर्श भी एक बहुत महत्व रखता है, संबंधों को समझने लगे हैं। जब एक बाल पाठक बाल मन आपके टीवी सीरियल देखता है, बहुत सारी फिल्में देखता है, तो निश्चित रूप से उसके मानसिक उथल पुथल के दौर में प्रभावित होती है। किशोरावस्था तो वैसे ही एक बहुत बदलाव की उम्र की अवस्था है। तो ऐसे में जब जिस दौर में हम चल रहे हैं, जिस दौर में इस प्रकार की चुनौतियां हैं, तो बाल साहित्य लेखन में सर्वाधिक चुनौतियां हैं। और बाल साहित्य लेखकों को इस बात को समझना होगा कि वो जो सीधे सरल फार्मूलों पर जो कहानियां लिखी जाती है, बहुत सारी रचनाओं को देखते हुए हम ये पाते हैं कि ये इस प्रकार की कहानी पहले पढ़ चुके हैं, या कोई रचना पढ़ी और बहुत लंबे समय तक याद नहीं रही। जिस प्रकार हिंदी कहानी में अलग अलग मुकाम है, आप जब देखते हैं कि प्रेमचंद की कहानी का एक दौर है, उसके बाद में निर्मल वर्मा की कहानी का दौर अलग है, 21वीं सदी की कहानी का दौर अलग है, जो महिलाओं का लेखन है वो पहले अलग है, अब अलग है, उनमें साफ फर्क नजर आता है। उसमें जो खुलापन है, जो बोल्डनेस है, जो भाषा को लेकर बहुत बेबाकपन देखने में मिल रहा है, तो वैसा ही कुछ बाल साहित्य के लेखकों को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए जो नई सदी में अभी वर्तमान समय में नए पाठकों के लिए बाल साहित्य लिखा जाने वाला है, लिखा जा रहा है, उसको इस दृष्टि से देखकर इस ढंग से लिखे जाने की आवश्यकता मैं समझता हूँ। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, और आपकी कहानियां उस मापदंड पर खरी उतरती हैं, और आप आगे भी लिखते रहिए। अभी आपने चर्चा की किशोर साहित्य की, इसकी मुझे काफी कमी नजर आती है। होता क्या है कि किशोर जो है वो
जो बच्चों के लिए जो कहानियां लिखी जाती हैं उनसे वो बड़ा हो चुका है, तो वहां उसे रुचिकर नहीं लगता, वहां से वो बड़ा हो चुका है। अब वो उसके लिए किशोर के लिए अलग से साहित्य नहीं है, जहां तक मुझे लगता है, मुझे तो नहीं दिखा कहीं, होगा थोड़ा बहुत, मेरी जानकारी में नहीं है। तो वो फिर वयस्क साहित्य की तरफ मुड़ जाता है, और वहीं से अब वो फिल्में भी देख लीजिए आप, जो सीरियल्स आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो चीजें आ रही हैं, जो परोसी जा रही हैं, उनमें भी किशोरों के लिए तो कुछ है नहीं, तो वो सब वयस्कों वाली चीजें पढ़ रहे हैं। तो जो किशोर अवस्था अपने आप में इतनी उथल पुथल भरी होती है, और उसमें जब आप पक्की हुई चीज, परिपक्व चीज आप वहां जो घड़ रहा है अपने आप को, वहां पे वो परोसी जा रही है, और आप कितना रोकेंगे इस समाज में रहते हुए, सोसाइटी में रहते हुए, फोन सबके पास है, घर में टेलीविजन भी, अब कितना आप पाबंदियां नहीं लगा सकते, वो सब देखेंगे। तो वो मुझे लगता है उनका जो उनके जो उथल पुथल को और बढ़ा देता है, ज्यादा समस्याएं उनके लिए पैदा कर देता है। और किशोर साहित्य की मुझे लगता है इस वक्त बहुत जरूरत है, और राजस्थानी में भी, हिंदी में भी ऐसे लोग आने चाहिए आगे जो किशोरों के लिए साहित्य लिखें। मैं ये नहीं कह रही कि उपदेशात्मक या ऐसा कुछ, लेकिन हाँ, किशोर मन को समझते हुए, उस उथल पुथल को समझते हुए लिखा जाए, जिसमें से रास्ता निकालने की उनको समझ आए कि हम किस तरह से इसमें से निकल सकते हैं। मेरी अपनी बेटी उसने लिखना शुरू किया, लेकिन फिर वो उनपे काम और पढ़ाई का प्रेशर और दूसरी चीजें, वो किशोर अवस्था में है, उनको घूमना फिरना भी है, पार्टी भी करनी है, सब कुछ करना, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता। लिख सकते हैं, वो बहुत अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन वो टाइम की बात है, और फिर इंक्लिनेशन, वो उतनी तीव्रता से इच्छा भी खत्म हो जाती है, थोड़ा सा लिख के अच्छा ठीक है फिर करेंगे, उस तरफ रुझान उतना नहीं हो पाता, कम है। तो मुझे लगता है कि वयस्कों को इस तरफ कोशिश करनी चाहिए, किशोरों के लिए, या आप जैसे बाल साहित्य लिखते हैं तो किशोरों के लिए भी कुछ सोचना चाहिए कि हम किशोरों के लिए साहित्य लिखें। बिल्कुल बिल्कुल, ये असल में हमारे युवा वर्ग को और बच्चों को बाल साहित्य इसलिए भी जरूरी मैं समझता हूं कि जो पाठकों की कमी की बात हम करते हैं, तो नए पाठक कहां से आएंगे? अगर बच्चे को आरंभ से, स्कूली जीवन से पुस्तकों के प्रति लगाव हो, रुझान हो, उसे ऐसा साहित्य मिले कि वो उसके प्रति आकर्षित हो। संभवतः इसी कारण हम देखते हैं बहुत सारी रंगीन, बहुत सारी सुंदर पुस्तकें छपती हैं। हमारे देश में साहित्य अकादमी है, नेशनल बुक ट्रस्ट है, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट है, प्रकाशन विभाग है, और अनेक ऐसे प्रकाशक हैं, दूसरी प्रांतीय साहित्य अकादमियां हैं, बहुत सुंदर रंगीन चित्रों के साथ में पुस्तकें प्रकाशित करती हैं। लेकिन जो व्यावसायिकता का दौर है, उसमें त्रासदी ये है कि वो किताबें इस ढंग से तैयार करते हैं कि वो पुस्तकालय में पहुंचे, बिक्री हो, उन्हें लाभ मिले। उसमें एक दृष्टिकोण जो है विशेष रूप से ध्यान रखने का है कि वो किताबें उन बच्चों के लिए कितनी लाभकारी है। बहुत सारी योजनाएं आती हैं देश में, बाल साहित्य को खरीदने की बात होती है, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन ये जो पूरा का पूरा सेट और ये जो खरीद का तंत्र है, उस तंत्र के बीच में जो हमारा लेखक वर्ग है, अभी पिछले दिनों राजस्थान में एकाएक एक सूचना आई कि बाल साहित्य की पुस्तकें खरीदी जाएंगी, राजस्थानी की खरीदी जाएंगी। उसमें तो बहुत सारे मित्रों के, प्रकाशकों के फोन आए, कोई किताब है तो दे दो, ये जादू रुपए नहीं वापस छाप लेते हैं, या कोई है 5 कहानियां 10 कहानियां जैसी है, जो आप नाटक, कहानी, कविता जो भी देना चाहे देते, तो वो उसमें खरीद कर, बड़ी खरीद है, उसमें अगर सेलेक्ट हो जाती है तो आपकी किताब बड़ी मात्रा में छपेगी, बिकेगी। उनका उद्देश्य केवल खरीद है, उनका उद्देश्य कोई बच्चों तक बाल साहित्य पहुंचाना नहीं है। होना ये चाहिए, इस दौर में हुआ ये कि बहुत सारी हिंदी की किताबों को प्रकाशकों ने अनुवाद करके जैसे तैसे मूल नाम से या किसी भी प्रकार से उन्हें वहां समिशन में दे दिया। ऐसे समिशन में बहुत सारे हमारे लेखक मित्र भी रहते हैं, सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग भी रहते हैं। तो ये केवल एक लेखक की जिम्मेवारी नहीं है, हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी है, सरकार की भी है, लेखकों की भी है, मित्रों की भी है, पाठकों की भी है, शिक्षकों की भी है। सब मिलजुल कर कुछ ऐसा प्रयास करें कि अगर हमें एक
सुंदर भारत को बनाना है, तो निश्चित रूप से हमारे जो बच्चे हैं उनमें बहुत अच्छे संस्कार होने चाहिए। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूं कि बाल साहित्य उपदेशात्मक होना चाहिए, बाल साहित्य के बहुत तकनीकी पक्ष है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये एक बहुत जरूरी मुद्दा है। जितने भी मुद्दे हैं उन सब मुद्दों में सबसे जरूरी मुद्दा ये है कि अगर बच्चों को पुस्तकें मिले, और राजस्थान के संदर्भ में मैं यहाँ विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने शिक्षा नीति बनाई, उसमें ये तय किया गया कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। बहुत सारे ऐसे प्रांत है जहां मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है, लेकिन राजस्थान के लिए दुर्भाग्य है कि सरकारी नीति के बाद भी हमारे यहाँ के जो प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे हैं उनको हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ने की मजबूरी झेलनी पड़ रही है। एक बच्चा जो गांव का, शहर का, घर परिवार की जिस भाषा के साथ में स्कूल पहुंचता है, स्कूल पहुंचते ही उसकी पूरी भाषा जो है वो गलत साबित हो जाती है। उसे दबाव बनाया जाता है कि वो हिंदी में बोले, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में दबाव बनाया जाता है कि वो अंग्रेजी में बोले। तो ये जो प्रांतीयता को और लोक भाषाओं को धीरे धीरे नष्ट करने की इस प्रकार की साजिश कह सकते हैं, वो है, ये बच्चों में बहुत बड़ा एक गैप लाती है। बच्चों का मानसिक स्तर जो है टूट जाता है, क्रम वो एक नए सिरे से आरंभ करते हैं। उसका जो मुझे लगता है इसमें बदलाव आ रहा है अब धीरे धीरे। एक वक्त था, मैं मतलब हिंदी बोलने वालों को बड़ी नीची, मतलब थोड़ा कमतर समझा जाता था, लेकिन चीज़ें अब बदल रही हैं। और मुझे भी याद है कि कई बार हमने भी किया है कि आपको जब ज़्यादा कोई सुने ना आपकी बात, तो ज़रा 4 वाक्य अंग्रेजी में बोल दो तो आपकी बात सुनी जाती है। तो हमने भी किया है। और क्योंकि देखिए, आपको अपनी बात तो सुनानी है ना, तो ठीक है, आप अंग्रेजी में समझेंगे तो ठीक है, हम अंग्रेजी बोल देते हैं, आपको तो पता लग जाएगा कि भैया हम अंग्रेजी भी जानते हैं। तो एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, ये इसमें बदलाव आ रहा है धीरे धीरे, हिंदी को लेकर तो आ रहा है, और राजस्थानी को लेकर भी मुझे लगता है कि आना चाहिए अब, कि मातृभाषा से लोग जुड़ रहे हैं। और कुछ प्रांतों में है कि लोग अपनी मातृभाषा में बात करना गर्व की बात समझते हैं, और वो जब आपस में बैठे होते हैं अपनी मातृभाषा में ही बात करते हैं। और ये चीज़ मैंने राजस्थान में भी देखी है, और मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करती हूँ इस बात को लेकर। कुछ प्रांतों में है कि लोग जहाँ बैठे होते हैं वहाँ की भाषा में आपस में भी उसी भाषा में बोलते हैं, अपने बच्चों से भी उस भाषा में बोलने लगते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थानी और बहुत से और लोग प्रांत हैं जहाँ आपस में अपनी भाषा में बात की जाती है, और ये बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी जो मैंने महसूस किया, मेरे 2 बच्चे हैं। जब बच्चे छोटे तो आप उनको पढ़ के कहानियाँ सुनाते हैं, तो और मैंने भी बहुत कोशिश की बच्चों की कहानियाँ हिंदी में ढूंढ नहीं मिलती है, सुनाने है। बच्चे जिसमें संभवतः आपके यहाँ नेट की कोई समस्या आ रही है। अभी प्रीतपाल जी वापस जुड़ती हैं। मैं जिस बात की ओर आपसे संकेत कर रहा था, इशारा कर रहा था, वो फिर से समझाने की, बताने की कोशिश करता हूं कि राजस्थानी के जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ाई राजस्थानी की
11वीं-12वीं कक्षा से आरंभ होती है। विश्वविद्यालय में है, राजस्थानी नेट हो रही है, स्लेट हो रही है, लेकिन ये जो प्राथमिक कक्षा से गया था तो मैं घर में जगह बदल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जगह बदलने से थोड़ा ठीक हो जाए जी। तो मैं वो बात कर रही थी पुस्तकों की। तो जैसे एक पुस्तक है अमेलिया बडेलिया की मैं बात कर रही थी, बड़ी मजेदार कहानी, नॉवल है, आप उसको नॉवल कह सकते हैं, बड़ी सी पुस्तक है और वो बच्चों को आप सुनाए बड़ा मजा आता है, खुद को पढ़ने में भी मजा आता है, सुनाने में भी मजा आता है। और इस तरह की बहुत सी किताबें हैं। अब जैसे एलिस इन वंडरलैंड जैसी एक किताब हिंदी में होनी चाहिए, बहुत बढ़िया जी। हमारे देसी भावों के साथ में, देसी चीजों के साथ में उसका हिंदी अनुवाद ठीक है, हम पढ़ें, बहुत अच्छी बात है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की किताब है, लेकिन हमारी अपनी भी तो होनी चाहिए ना। एलिस इन वंडरलैंड है, हमारी अपनी एक एलिस होनी चाहिए। और कई तरह की इस तरह की बातें जो मैंने महसूस किया। मुझे याद है कि जब मेरी माँ हेड ऑफिस में थी एजुकेशन में, तो बच्चों के लिए बहुत सी किताबें आती थी, तो मैं उनके ऑफिस जाती तो ढेर लगा रहता था, वहाँ से मैं छांट के लिए आती थी। तब मैं शायद 9वीं-10वीं में पढ़ती थी और मैंने इतनी किताबें बच्चों की पढ़ी हैं जो शिक्षा विभाग की तरफ से छपती हैं। मतलब मुझे इस चीज़ से हिंदी वालों से भी एतराज़ है कि आप गरीबी को ग्लैमराइज क्यों करते हैं। गरीबी को ऐसे ही समझिए कि आप, प्रेमचंद भी तो कहते हैं ना, वो उनके यहाँ भी तो है, गरीबी है तो है, लेकिन आप उसको बढ़ा चढ़ा के उसको ग्लैमराइज करते हैं। ये भी एक तरह की साजिश है कि भैया आप एक वर्ग ऐसा है जिसको आप वहीं रहने देना चाहते हैं, उसके यहाँ उसके लिए एक बड़ा प्यारा सा भाव। अच्छा, दुख के लिए, अब बच्चों की कहानियां हैं, उसमें नॉवेल्स भी मैंने देखे, एक बच्चा है उसको अंत तक दुखी दुख, माँ बाप नहीं है, जहाँ रहता है वहां भी दुख, जहाँ काम करता है वहां भी दुख। इतना दुख क्यों बच्चों को परोसते हैं आप? तो वो बच्चों का मन वहां से उचट जाता है। अच्छी खुशनुमा कहानी है, जैसे आपकी, मैं फिर वो बात करूंगी कि आपका गुलाब जामुन का पेड़। बच्चों को खुशी वाली, अच्छी वाली कहानियां, अच्छे वाले नॉवल हमारी हिंदी में बहुत कम है, और राजस्थानी में तो मुझे नहीं लगता होंगे, हिंदी में भी जरूरत है उनकी। इस पर आपका क्या विचार है? बिल्कुल, बच्चों की जो रचनाएं हैं उसमें अगर हम समग्र रूप से हिंदी साहित्य और भारतीय साहित्य को भी देखें तो बहुत कम ऐसे लेखक हैं जो हमें याद रहते हैं, या बहुत कम ऐसी रचनाएं हैं जिनका हम बार बार स्मरण कर सकते हैं। तो ऐसी रचनाओं में बढ़ोतरी होनी चाहिए। यही बात मैंने पहले कही कि ये जो एक दौर आता है, कोई अगर खरीद होती है तो सरकार की तरफ से प्रोत्साहन है, वो बहुत अच्छी योजना है, बच्चों तक अच्छी पुस्तकें पहुंचाना चाहते हैं। तो उसमें जो रातों रात अनुवाद करके किताबें देने वाले हैं, या हमारे ही जो लेखक है ठीक ढंग से बिना संपादित किए हुए जो रचनाएं उपलब्ध है उनको पुस्तकाकार करवा रहे हैं, कुछ हद तक वो भी दोषी हैं। कि अगर आप बाल साहित्य में लिख रहे हैं और देश की आपको चिंता है, समय और समाज की चिंता है, तो निश्चित रूप से ऐसा साहित्य बच्चों के हाथ में जाना चाहिए जो बहुत प्रमाणिक हो, उनके मानसिक विकास में सहायक हो, उन्हें कुछ नई जानकारी देने वाला हो। कम से कम आप अपने स्तर पर तो संतुष्ट हो। बहुत जल्दबाजी में जो ऐसे काम किए जाते हैं उनके परिणाम बहुत गलत आते हैं, और मैं इस बात को नहीं जानता कि वो खरीद हुई या नहीं हुई, लेकिन उस खरीद में बहुत सारी पुस्तकें जो रातों रात छपी, बनाई गई, अनुवाद करके तैयार की गई थी, बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़े प्रकाशकों ने उस तरफ रुख किया। तो होना ये चाहिए कि प्रत्येक भाषा में ऐसा काम हुआ, प्रत्येक राज्य में ऐसा काम हुआ। हिंदी में भी हम देखते हैं कि बहुत बाल पत्रिकाएं बहुत कम हैं। जो पत्रिकाएं हैं वो पुस्तकालय के माध्यम से बच्चों तक पहुंचे, इसकी साझी जिम्मेदारी हमारी है। और ये जो हमारी जिम्मेवारी की जब मैं कहता हूं तो ये अभिभावक हैं, जितने भी जो पेरेंट्स हैं, और उसके साथ में जो शिक्षक समुदाय है, जो जितने भी विद्यालय हैं उसमें जो भी शिक्षक हैं, उनका ये नैतिक दायित्व बनता है। और हमारे एक मित्र ने ऐसा भी कहा कि अगर हमारे देश में स्कूल कॉलेज में जो हिंदी के शिक्षक हैं, जो भाषा के शिक्षक हैं, अगर वो साहित्य के प्रति जागरूक हो जाए, कुछ किताबें खरीदने लग जाए, कुछ पढ़ने लग जाए, तो साहित्य का जो भविष्य है, वर्तमान है, वो बहुत बदल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये
चुनी चुनाई पुस्तकों को, केवल पाठ्यक्रम की पुस्तकों को पढ़ना, नए साहित्य को नहीं पढ़ना, साहित्य से सक्रिय रूप से नहीं जुड़ना। एक शिक्षक के रूप में, एक अभिभावक के रूप में दोनों ही तरफ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बच्चे को ऐसा साहित्य दें जिससे वो साहित्य के प्रति रुचि जागृत कर सके, कुछ ऐसे प्रयास हो मिले जुले ढंग से। और जैसा आपने कहा कि एलिस नाम के जो कैरेक्टर है वो हमारे साहित्य में अलग अलग भाषाओं में आए, कुछ में है भी। ये जो साहित्य अकादमी की योजना में जिसमें आपने ये जादू वो पेन का जादुई पेन नाम से अनुवाद किया, उसमें अलग अलग भारतीय भाषाओं की पुस्तकें राजस्थानी में आएंगी, हिंदी में आएंगी और दूसरी भाषाओं में जाएंगी। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी योजना है, एक बहुत बड़ा कार्य है। ऐसे कार्य और बड़े स्तर पर होने चाहिए। एनबीटी भी कर रही है, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट भी कर रहे हैं और प्रकाशक भी कर रहे हैं, लेकिन उनमें और ज्यादा अच्छे ढंग से काम करने की संभावनाएं हैं। आपने जो शिक्षकों के भूमिका की बात की, तो मैं आपको अपने 2 अनुभव बताती हूँ छात्र के रूप में। हमारी एक हिंदी की शिक्षिका थी, मैं 11वीं हमने हायर सेकेंडरी की है, हमारे टाइम में 10+2 नहीं होता था। मैं आखिरी हमारा बैच था जहाँ हायर सेकेंडरी हुआ था, उसके बाद 10+2 हो गया था। तो हमारी 11वीं में जो हिंदी के, हम तो वैसे भी साइंस वाले स्टूडेंट थे, तो हिंदी की पीरियड सबसे आखिरी होता था। और मुझे हिंदी में हमेशा रुचि रही है, क्योंकि हिंदी अंग्रेज़ी लैंग्वेजेस में हमेशा रुचि रही है, दोनों में मैं खूब पढ़ती थी। लेकिन आप ये सोचिए कि हिंदी में कोई, हिंदी की, अंग्रेज़ी की कोई मैगज़ीन, कोई किताब मैं घर में सब आती थी, कोई छोड़ती नहीं थी मैं। और वो जैसे ही वो शिक्षिका आती थी, इतनी नींद आती थी क्लास में मुझे, मैं बता नहीं सकती, आँखें खोले रखना मुश्किल होता था। और मैं आगे बैठने वाली, मैं उनकी क्लास में पीछे जाके बैठ जाती थी ताकि मैं सो सकूं। एक ये, और एक हमारी 10th क्लास में जोधपुर में एक हमारी टीचर थी, वो सोशल स्टडीज़ पढ़ाती थी हमें। और अपनी क्लास का जितना वो मैटर, उतना जितना पढ़ाना, उतना पढ़ाने के बाद वो टाइम रखती थी बचा के, और 15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट वो बचा के रखती थी, और उसमें हमें वो महाभारत सुनाती थी। और इतना रोचक तरीके से सुनाती थी, और वो धारा प्रवाह जैसे, और उनको याद रहता था कि कौन सी क्लास में कल मैंने कहाँ तक बताया था, उससे आगे वो चलती थी। वो पूरे साल में उन्होंने महाभारत का, जैसे कहते हैं, निचोड़ हमें, और वो महाभारत जो उन्होंने सुनाया, मैंने पढ़ा नहीं, बाद में पढ़ा, वो सीरियल तो बाद में देखा, लेकिन जो उन्होंने बताया वो आज तक मेरे यहाँ अंकित है। और हालांकि वो लिटरेचर की टीचर नहीं थी, तो टीचर का तो बहुत बहुत बड़ा रोल होता है। अब जैसे कविता की बात है, माँ बाप का बहुत रोल होता है। मेरी माँ जो है वो, हालांकि वो लेखक नहीं थी, लेकिन वो कविताएं, खाना खाने बैठे हैं और कविता सुनाती थी वो। ऐसे कविता बैठे बैठे, पापा जी हमारे वो फारसी के पढ़े थे, फारसी उर्दू के, और वो फारसी के हमें शेर सुनाते थे। और जो शब्द है गलत अगर बोल दिया, बिठा लेते थे सामने कि जब तक हम सही नहीं बोलती थी मैं तब तक उठने नहीं देते थे, कि गलत नहीं बोलना, गलत बोलना है, बिठा लेते थे। तो ये माँ बाप का और शिक्षकों का बहुत बड़ा रोल रहता है, जो आजकल मुझे जिसमें बहुत कमी नजर आती है, बहुत कमी नजर आती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो उच्च माध्यमिक है उसमें तो हिंदी है ही है, लेकिन ये जो उच्च प्राथमिक कक्षाओं में, कक्षा 6, 7, 8 की बात करें तो अभी एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में बाल रामायण और बाल महाभारत के साथ में भारत एक खोज का संक्षिप्त संस्करण भी लगाया हुआ है। तो निश्चित रूप से जो शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो उस रूप में बनाया गया है। उसमें बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो बहुत आकर्षक है। आवश्यकता इस बात की है कि विद्यार्थियों को जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनसे इतर जो पुस्तकालय में जो पुस्तकें खरीदी जा रही है, एनबीटी की जो पुस्तकें हैं, साहित्य अकादमी की जो पुस्तकें हैं, दूसरे संस्थाओं की, प्रकाशकों की जो पुस्तकें हैं, उनका पर्याप्त लाभ हो। एक ऐसा भी है कि पुस्तकालय का कालांश है, वहां बच्चे पत्रिकाएं देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन ये जो कार्य है उस कार्य को जिस ढंग से होना चाहिए, जिस गति से होना चाहिए, उसमें कुछ और सुधार की आवश्यकता मुझे लगती है। जी, और मुझे ये भी लगता है कि बच्चों को जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको जो पाठ्यक्रम में
पता नहीं कितने बदलाव आए हैं, लेकिन और बदलाव की ज़रूरत है। पाठ्यक्रम में नए ज़माने की, आप पोस्ट मॉडर्निज़्म की ना हो तो मॉडर्निज़्म की तो कहानियाँ होनी चाहिए ना। इतनी पुरानी कहानियाँ जिनका अब वो उस चीज़ से रिलेट नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ें अब हैं ही नहीं। तो उनको पढ़ाना मुझे लगता है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उनमें जो भाषा और जो शब्द का इस्तेमाल होता है वो भी उनके किसी काम के नहीं, ना वो उनसे रिलेट कर पाते हैं। तो ये बदलाव कब होंगे, कैसे होंगे, ये मैं नहीं जानती, ये तो आप लोग बेहतर जानते हैं कौन करेगा, कैसे होगा। चलिए यहाँ एक और बात हमें करनी चाहिए कि प्रेमचंद जी ने कहा था कि बुढ़ापा जो है बचपन का पुनरागमन होता है। तो क्या ये जो बाल साहित्य है वो बूढ़े भी पढ़ते हैं? मैं ये मानता हूं कि बाल साहित्य का जो चुनौतीपूर्ण लेखन इसलिए है कि बाल साहित्य को बाल पाठक तो पढ़ते ही हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं। मान लीजिए मैं पढ़ता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं लेखक हूं इसलिए पढ़ता हूं, या कुछ आलोचना के कारण से पढ़ रहा हूं, कुछ पुस्तक समीक्षा के कारण से पढ़ रहा हूं। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो उसको साहित्य को उस ढंग से उतना नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जब बचपन का जो साहित्य है वो, जब प्रेमचंद जी कह के गए बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है, तो क्या जो बूढ़ों के लिए हमारे देश में वृद्धों के लिए जो विभिन्न संस्थाएं हैं, आश्रम हैं, जो कार्य किए जा रहे हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं जो योजना बनाकर बहुत सारे समाज सुधार के कार्य देखने में आते हैं, तो क्या उनका जो साहित्य है वो बाल साहित्य है या उनका कुछ अलग साहित्य है, या जो हम जिस साहित्य की बात करते हैं जो वयस्क साहित्य है वही उनका साहित्य है? इस विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये वृद्धावस्था को लेकर हमारे यहाँ बहुत सारे झोल हैं, कि वृद्धावस्था में वही है ना, हमारे यहाँ हर चीज़ को मतलब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि खुश रहने में क्या बुराई क्या है? आप हर चीज़ में दुःख क्यों तलाशते हैं? अब कहानी में भी ये होता है कि कई बार मेरा लोगों से बहस हो जाती है कि रोती हुई स्त्री है, रोना मचाना करा हुआ है, वो कहानी बड़ी अच्छी है। अरे भाई बताइए ना, उसमें क्या अच्छा है बताइए? गिरी पुड़ी स्त्री है, वही कहानी उसमें। अरे कोई उठ के खड़ा हो रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप उसमें कुछ तथ्य, कोई एलिमेंट तो तलाशिए ना। वही वृद्धावस्था में है। वृद्धावस्था में आप, एक फ़िल्म है जो अमिताभ बच्चन की फ़िल्म है कि रोना गाना, लेकिन उसके बाद वो उठ भी खड़े होते हैं, तो वो लोगों को अच्छा लगता है, वो सबको अच्छा लगता है। और कौन-सा वृद्ध है जो चाहेगा कि वो वृद्धावस्था में रोता ही रहे या वृद्धाश्रम में रहे या बच्चों से न मिले? सब चाहते हैं कि अपने घर परिवार में रहें। और वृद्धावस्था में तो पोते-पोतियों से ज़्यादा बनती है दादा-दादी, नाना-नानी की। और वो मुझे लगता है कि वो बच्चों की कहानियाँ पढ़ के उनको सुनाने में ज़्यादा मज़ा आता होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा जो सामाजिक ढांचा बदला है, बदलाव के कारण से संयुक्त परिवार जो एकल परिवार में तब्दील होते गए हैं, जो पहले दादी-नानी की जो कहानियाँ थी, वो जीवन से गायब हो रही है बच्चों की। बच्चे आधुनिक तकनीक को अपना रहे हैं, वो वीडियो गेम में व्यस्त हैं, कंप्यूटर में व्यस्त है, मोबाइल में व्यस्त है। वो जो पुराना समय था, वो अलग समय आ चुका है। तो इस नए दौर में बच्चे तो व्यस्त हैं, वयस्क भी व्यस्त हैं। आप ये देखिए, वयस्क भी व्यस्त हैं। आप 4 लोग 5 लोग कहीं बैठे हों तो देखिए, मैं इस बात पे हो जाती हूँ कि भैया आप लोग भी मेरे साथ क्यों बैठे, जाके दूर जाके बैठिए। आप फ़ोन पे लगे हुए हैं, तो आपको फ़ोन अपने घर बैठिए ना, या उधर दूर जाके टेबल पे बैठ जाइए, मेरे सामने मत बैठिए। कई वयस्क भी तो यही काम करते हैं, आप बच्चों को कैसे रोकेंगे? सब तो अपने फ़ोन में लगे रहते हैं, गाड़ी चला रहे हैं तब भी फ़ोन में लगे हुए हैं। और वो वृद्धावस्था में जो है लोग वो भी लगे हुए हैं। आप क्या किसको कहेंगे? पूरे समाज में ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और मैं कई बार पूछती हूँ कि भई आप हर वक़्त ये फ़ोन पे लगे रहते हो, ये आज से 10 साल पहले तो मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, तब आप क्या करते थे? ये बड़ी चुनौती है साहित्य के सामने। ये जो वयस्क है और वयस्क में जो गोपनीयता है और एकांत में कुछ करने की जो चीजें हैं, उनका बच्चों पर, बड़ों पर, ये पूरे साहित्य पर प्रभाव हम देख सकते हैं।
तो ये बहुत सी चीजें हैं। अब जैसे कुछ लोग अपने फोन जो है उसको ऑफ करके रखते हैं। ऑफ क्या मतलब, लॉक लगा के रखते हैं। ये मुझे कभी समझ में नहीं आया। पहली दो बातें कि एक तो आपके फोन में ऐसा क्या है जिसको आप लॉक करके रखते हैं। दूसरा आपके कि बच्चे हमारे फोन ले लेते हैं, तो आपने क्या बच्चों में संस्कार नहीं डाले कि किसी की निजी चीज में नहीं घुसना होता। फ़ोन एक निजी चीज़ है। आप माँ के पर्स में घुसना या पिता के पर्स में घुसना या पिता या माँ के फ़ोन में या बड़े भाई के या छोटे भाई के बहन के फ़ोन को खोल के उसमें देखना, ये संस्कार आप क्यों नहीं डालते बच्चों में कि ये चीज़ गलत है, ये निजी चीज़ें हैं, इनमें नहीं जाते। इसी तरह से जैसे बाथरूम में कोई नहा रहा होता है तो आप वहाँ नहीं जाते हैं ना। दरवाजे की कुंडी ना भी लगी हो तो भी अगर आप कोई नहा रहा होता है आप अंदर नहीं जाते हैं। उसी तरह से निजता है ये, इसमें गोपनीयता नहीं होनी चाहिए। तो इस बात पे भी बिल्कुल मेरा बहुत लोगों से विवाद होता है कि ये आप इसको गोपनीय क्यों बनाते हैं, इसको निजी रखिए। ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है आज के समाज में। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो जिस जिम्मेदारी की ओर आप संकेत कर रही है वो जो मैंने कहा था कि ये जो साझी जिम्मेदारी है स्कूल की और विद्यालय के साथ में घर परिवार की, ये दोनों मिले सिस्टम से तब ऐसे सुधार हो सकते हैं, ऐसी बातें आ सकती हैं। और जीवन में सबसे जरूरी है कि जो हमारा बालक है वो सही और गलत का फैसला कर सके। बहुत सारी ऐसी स्थितियां आती है जब उसके शिक्षक उसके साथ नहीं होते हैं, उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं होते हैं, उसके दोस्त नहीं होते, उन्हें ही फैसला करना होता है। तो हम बच्चों को इस योग्य बनाएं कि वो जाने कि ये सही है, ये गलत है, ये करना है, ये नहीं करना है। तो बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जो नए साहित्य के सामने है, बाल साहित्य के सामने है। इन चुनौतियों के अनुसार, नए समय की मांग के अनुसार हमें अपने भाषा में, शिल्प में कुछ ऐसे बदलाव करने होंगे जिससे बच्चे लिखित साहित्य की ओर आकर्षित हो, उसमें रुचि रहे। अगर विद्यार्थी ने, किसी बच्चे ने कोई एक किताब पढ़ी और उसे अगली किताब पढ़ने की इच्छा ना हो या वो उस लेखक के बारे में जानने की इच्छा ना हो, तो ये कहीं ना कहीं तो कमी है, लेखक की कमी है, लेखक की कमी है। देखिए, साहित्य में सबसे पहली शर्त होती है पठनीयता। अगर आप कितना भी बढ़िया लिख लें, कितने भी आपको पुरस्कार मिल जाए, कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल जाए, लेकिन अगर आपकी पुस्तक के 2 पन्ने भी कोई पढ़ नहीं सकता, तो ऐसी पुस्तक का क्या कोई, मेरे विचार से उसका लिखा जाना या ना लिखा जाना एक ही बात है। तो पठनीयता अगर नहीं है दूसरी उसी लेखक की, या एक किताब पढ़ के बच्चा दूसरी किताब नहीं पढ़ना चाहता, तो इसका मतलब लेखक की कमजोरी है, लेखक फेल हो गया है वहां पे। जी जी। तो 2012 में जादू पेन छपी थी और उसकी पठनीयता के बारे में ये है कि जिसने पढ़ी है वो फिर से पढ़ना चाहता है और बहुत मांग भी रही है, पुस्तकें उपलब्ध भी करवाई है मैंने कुछ मित्रों से। लेकिन राजस्थानी में जो खरीद कर पढ़ने का अभाव है, वो हिंदी में भी बहुत कम मात्रा में पुस्तकें बिकती हैं, लेकिन जिस मात्रा में बिकनी चाहिए वो नहीं बिकती। अगर हम जागरूक होते हैं, सजग होते हैं साहित्य के प्रति, अपनी जिम्मेदारी के प्रति, हमारे इतने खर्चों के बीच हम कुछ खर्च साहित्य के लिए, पढ़ने लिखने के लिए भी तय करते हैं, वचनबद्ध होते हैं, वार्षिक मासिक कुछ खर्च साहित्य के लिए, तो भी ये जो साहित्य की तस्वीर है वो बदलेगी। एक लेखक को किताब प्रकाशित करवाने के लिए जो संघर्ष करने पड़ते हैं, अगर किताबें बहुत बड़ी मात्रा में सुगमता से बिकनी आरंभ हो जाती है तो वो शायद संघर्ष कम हो जाएंगे। पत्र पत्रिकाओं इसमें लगता है कि एक चीज जो है जिसको हमारे समाज में बदलने की जरूरत है, अंग्रेजी। आप ये सोचते हैं कि अंग्रेजी की जो पुस्तकें खरीदते हैं वो पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। वो सिर्फ उसको खरीद के दिखावे के लिए, बहुत से घरों में मैंने देखा है कि जो ड्राइंग रूम, जिसको लिविंग रूम कहें या ड्राइंग रूम कहें या बैठक कहें, उसमें पुस्तकों की अलमारी रहती है, उसमें सजी हुई होती है किताबें, और अगर आप उसको खोल के देखेंगे तो कई बार पन्ने जुड़े तक मिलते हैं, किसी ने पढ़ी नहीं होती हैं, और वो उनको सजाने के लिए बहुत से लोग खरीदते हैं। आप उनसे बात करें तो वो पढ़ी हुई नहीं होती हैं। ये भावना हिंदी और राजस्थानी और क्षेत्रीय भाषाओं के लिए जब तक नहीं आती तब तक ये पुस्तकें नहीं बिकेंगी, और तब तक ये होगा कि हम लेखकों से मांगी जाएंगी कि हमें भी दे दो, हम भी पढ़ना चाहते हैं। हम अभी तक
हम ये नहीं कह सकते कि भैया खरीदो और पढ़ो। कहते हैं कुछ लोगों को, कहते हैं भैया खरीदो और पढ़ो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं चलो हम भिजवा देते हैं आपको, है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल ये जी। हमें भी अपने आप अंदर भी बदलाव लाना है, और ये लोगों को भी थोड़ा समझना होगा कि हिंदी भी और क्षेत्रीय भाषा, अगर आपकी जो मातृभाषा है वो भी गर्व करने लायक है, उसको पढ़ना गौरवान्वित होना है, उसको कॉफ़ी टेबल पे रखें और महसूस करें कि ये हमारी पुस्तक है, और सजाएं, उसको भी सजाएं। और अगर मतलब किताबों से ड्राइंग रूम ना सजाएं, एक घर में स्टडी अलग से बनाए उसमें सजाएं, और लेकिन अगर ड्राइंग रूम में सजाएं तो उसमें क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी सजाइए, बेशक सजाइए, लेकिन क्षेत्रीय भाषा भी सजा के रखें। ये भावना जब तक नहीं आगे आएगी ना, तब तक हम लोगों का, हम लेखकों का यही हाल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, 1 घंटे का समय बातों बातों में बहुत जल्दी व्यतीत हो गया। मैं शुभकामनाएं अर्पित करता हूं कि जल्दी आपके द्वारा अनुदित जो पुस्तक है वो हाथों में आए, आपके हाथों में, मेरे हाथों में, पाठकों के हाथों में आए। और निश्चित रूप से किसी राजस्थानी किताब का जब हिंदी में अनुवाद उपलब्ध हो जाता है तो दूसरी भारतीय भाषाओं में उसके अनुवाद की सुगमता रहती है। तो आपका अनुवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आपके अनुवाद के माध्यम से ये जो कृति है वो अन्य अन्य भाषाओं में पहुंचेगी। और निश्चित रूप से मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं अर्पित करते हुए यहाँ ये आश्वासन देना चाहता हूं कि जो मेरी इच्छा है कि बाल पुस्तक जल्दी प्रकाशित हो, उस पर मैं बहुत कटिबद्ध होकर संकल्प के साथ में कार्य आरंभ करूंगा और प्रयास करूंगा कि अगले साल राजस्थानी में और हिंदी में बाल साहित्य की पुस्तक प्रकाशित कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी मेरी बहुत शुभकामनाएं इस आने वाली अनुवादित पुस्तक के लिए, और आपकी भारत की सभी भाषाओं में अनुवाद हो और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में भी अनुवाद हो, इसकी मैं जी, आपको धन्यवाद। कामना करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। मैं डिस्कनेक्ट कर रही हूँ खुद को।